नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत इन 5 चुनावी राज्यों में लगा रखी है। हरियाणा में स्टार प्रचारक भी पड़ोसी राज्यों में अपना दमखम दिखा रहे हैं। पंजाब की ही अगर हम बात कर लें तो इनेलो नेता शिरोमणि अकाली दल के लिए प्रचार में लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील अलग अलग प्रदेशों में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। अब रैली के मंच से विरोधियों पर जमकर प्रधानमंत्री बरसे हैं। प्रधानमंत्री ने पंजाब को गुरुओं, पीरों, फकीरों, क्रांतिकारियों की धरती बताते हुए यह कहा कि यहां आना बहुत बड़ा सुख है। पीएम ने शक्तिपीठ देवी त्रिपुर मालिनी को नमन भी किया और कहा कि आज मेरी इच्छा थी कि कार्यक्रम के बाद देवी जी का दर्शन जरूर करूं, लेकिन यहां के पुलिस प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। की धरती से शक्तिपीठ देवी तालाब की देवी माता त्रिपुर मालिनी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। लेकिन मैं मां के पास दोबारा जरूर आऊंगा, मां के चरणों में सर झुका के रहूंगा। तो ये स्टेटमेंट तो प्रधानमंत्री का आपने सुना, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि पंजाब के दौरे पर थे, इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा, इसको भी सुनिए। पंजाब से मेरा बहुत भावात्मक जुड़ाव रहा है। पंजाब ने मुझे तब रोटी खिलाई है जब मैं बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता के तौर पर यहां गांव-गांव में भटकता था, काम करता था। उस समय पंजाब ने मुझे संभाला हुआ है। पंजाब ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं इसका कर्ज उतारने के लिए जितनी सेवा करता हूं, मुझे उतनी ही और मेहनत करने का मन करता है। अब मेरी ये सेवा नवा पंजाब के संकल्प के साथ जुड़ गई है। बीते वर्षों में आप सभी ने देश के लिए मेरी मेहनत देखी है। हम देश के लिए जो संकल्प लेते हैं, वो संकल्प को हम प्रकल्प बनाते हैं और प्रकल्प को परिपूर्ण करने के लिए जीवन खपा देते हैं। पंजाब में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और ये पक्का है, अब पंजाब में एनडीए सरकार बनने जा रही है। पंजाब में विकास का नया अध्याय शुरू होगा और इसका विश्वास पंजाब के एक व्यक्ति को, खास करके मेरे नौजवानों को मैं ये विश्वास देने के लिए आया हूं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री के दौरे के चलते सीएम चरणजीत चन्नी के हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ से उड़ान भरने की परमिशन नहीं मिली। अब पंजाब कांग्रेस ने इसे बीजेपी की बौखलाहट करार दिया।
मैं तो 11 ਵਜੇ ਉੱਡਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੀਚੇ ਰੱਖੋ ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਚੌਪਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਭੀ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਕਰ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੌਪਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 4 ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਮਾਈਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੋ ਜ਼ੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ मैं 4 घंटे तो बाद सुजानपुर जा रहे हैं, मैं जलंधर नहीं जा सकता। सर पहले आपकी फ्लाइट पर नहीं जा सका। पहले परमिशन दी हुई थी, फिर लास्ट में मेरे पास 11 बजे उड़ने की और वहाँ लैंड होने की परमिशन थी, वो इन्होंने रिजेक्ट कर दी। अब दोबारा मैंने सुजानपुर जाने के लिए मुझे होशियारपुर और जलंधर। तो यहां आपको यह भी बता दें कि पंजाब में बीजेपी इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट घोषित किया है। कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी को ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है। शिरोमणि अकाली दल भी जोर शोर से प्रचार में लगी है। जनता किसका साथ देगी ये तो 10 मार्च के नतीजों के दिन ही पता चलेगा, लेकिन सभी दल अपनी ओर से अपनी अपनी जीत के दावे खूब कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत सारे राज्यों में होने जा रही है। मैं कल ही मैं 20 दिन के बाद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दौरे से आया हूँ। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर जोर है और निश्चित तौर पर पहले से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। बहुत अच्छा रहेगा निश्चित तौर से। और मैं उत्तर प्रदेश में गया, उत्तर प्रदेश का तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे स्विच करेगी। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, वहाँ पर भी जो हमें अभी तक मैसेज मिला वो ये है कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और हमारे यहीं के जो यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव जी प्रभारी हैं मणिपुर, तो भी कार्यक्रम में बिठाया तो उन्होंने मणिपुर के बारे में बताया। मैं मणिपुर तो नहीं गया जानकारी, लेकिन वो कह रहे थे कि निश्चित तौर से बड़े बहुमत से मणिपुर जीतते। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में पूरी तरीके से मुकाबले में है और पिछले 2-3 दिन में सारी हवा जो है वो बदल रही है, क्योंकि वहाँ के लोग भी ये समझते हैं कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना, सिस्टम को ठीक करना, तो उसको बीजेपी ठीक कर सकती है। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के दावे कर रही है और इसी तरह के दावे सभी पार्टियों के द्वारा हैं, क्योंकि जो भी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है वो अपने जीत के दावे जरूर करती है। हालांकि अब किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, ये सब ईवीएम में कैद होना शुरू हो चुका है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में आज वोटिंग हो चुकी है, वहां पर एक ही चरण में वोटिंग होनी थी। इसी तरह से गोवा में भी एक ही चरण में वोटिंग होनी थी, वहां पर भी वोटिंग हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चरणों में मतदान होना है। आज सेकंड फेज की वोटिंग वहां पर भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। और अब जो वोटिंग परसेंटेज आए हैं उसके हिसाब से या उसके आधार पर सभी अपना अपना आकलन कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इसी बात का है कि अब 5 राज्यों में जो चुनावी वायदे या फिर जो चुनावी दावे किए गए हैं उस पर जनता ने कितना भरोसा किया, उसके लिए आप लोग 10 तारीख का इंतजार करिए। आज की बड़ी बहस का कुछ अहम सवाल, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि 5 राज्यों में अब की बार किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि पार्टियों के दावे तो खूब हैं, लेकिन कैसे बनेगी आज हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। दूसरा सवाल आज की बड़ी बहस का यह है कि हरियाणा के जो स्टार प्रचारक हैं क्या वो अपना दमखम दिखा पाएंगे, क्योंकि कई स्टार प्रचारक आपने देखे हरियाणा के इन चुनावी राज्यों में प्रचार करते हुए दिखे हैं। सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी और कैप्टन का गठबंधन क्या पंजाब के अंदर कमाल करेगा या आप और कांग्रेस की रणनीति पंजाब में रंग लाएगी। इसके अलावा इनेलो और शिरोमणि अकाली दल के रिश्ते का भी क्या असर इस बार पंजाब के विधानसभा चुनाव में नजर आएगा, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जितेंद्र चंदेलिया जी, आपका भी स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि अभी हम लोग सुन रहे थे और खासतौर से हरियाणा के अंदर भी जो हमारे मंत्री हैं उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इसके अलावा गोवा को लेकर के तो निश्चिंतता उन लोगों के द्वारा जाहिर की जा रही है, लेकिन पंजाब को लेकर कह रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन बेहतर रहेगा। आप अपने हिसाब से कैसे देखते हैं इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा। पार्टी 5 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही है और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराए, इस रणनीति, इस ऊर्जा के साथ हम चुनावी दंगल में हैं। हमको विश्वास है कि हम
पांचों राज्यों में जीतेंगे। 4 राज्यों में हमारी सरकार है ऑलरेडी, हम वहां रिपीट होने वाले हैं, और 5वें राज्य में पंजाब में हम हमारे विरोधियों को धूल चटाने जा रहे हैं। पंजाब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार को वोट करने जा रहा है। पंजाब अब अनिश्चितता, पंजाब अब आतंक के सिर पर मंडराते साए के विरुद्ध, नशे के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। आप देखते जाइए, चुनाव परिणाम जिस दिन आएंगे, हम और आप बैठेंगे, आप उस दिन मेरी बात आपको सत्य सिद्ध होती नजर आएगी। हम पांचों राज्य जीतते हैं साहब, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं और जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीतेंगे निश्चित तौर पर। जितेंद्र चंदेलिया जी, आपका भी रिएक्शन मैं चाहूंगा। पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव को और कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सभी अपने अपने जीत के दावे तो यहां पर जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आकलन कैसे करेंगे? चंदेलिया जी, मुझे लग रहा है शायद आपकी ऑडियो म्यूट है, एक बार अनम्यूट करें। चलिए चंदेलिया जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही, मैं दोबारा आपके पास वापस आता हूं, तब तक मैं विजेंद्र रेड्डी जी का रुख करता हूं। विजेंद्र जी, आपका भी आकलन चाहूंगा, और स्पष्ट तौर पर मैं क्योंकि पंजाब का जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इंडियन नेशनल लोक दल, शिरोमणि अकाली दल के आप साथ या समर्थन में प्रचार करती हुई वहां पर दिख रही है। कैसे देखते हैं इस बार पंजाब के इस विधानसभा चुनाव को? हाँ, देखिए सुहेंद्र जी, पंजाब कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि के ऊपर ही वहां की अर्थव्यवस्था टिकी है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा ये कृषि कानून लागू किए गए थे और उन कानूनों को लेकर के जिस प्रकार से पंजाब के शिरोमणि अकाली दल की हमारी मंत्री जो केंद्र सरकार में थी, हरसिमरत कौर जी, उन्होंने किसानों के फेवर में इस्तीफा दे करके अपने इतने बड़े पद को छोड़ करके उन्होंने किसानों के साथ खड़ा होने का काम किया और पूरे का पूरा एसएडी ने किसानों की हर प्रकार से मदद करने का काम किया, चाहे पंजाब की बात हो और चाहे हरियाणा की बात हो। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के विधायक अभय सिंह चौटाला पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करते हुए किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा देकर के सरकार को अहमदाबाद में घुटने टेकने के लिए मजबूर करने का काम किया था। इसी प्रकार से पंजाब की हमारी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर जी ने भी किसानों के समर्थन में अपने पद को त्याग करके किसानों के बीच में आकर के खड़ा होने का काम किया था। मैं मानता हूं कि पंजाब में पंजाब का किसान, पंजाब का मजदूर, पंजाब का गरीब और व्यापारी जो है सारे के सारे आज शिरोमणि अकाली दल के लिए इस बात से बहुत बड़े प्रभावित है और जहां से हरियाणा प्रदेश से इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टी किसानी से जुड़ी हुई है। दोनों ही पार्टी गरीब मजदूर किसान की पार्टियां हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रमाण देने का काम किया है इस 378 दिनों के इतने लंबे आंदोलन में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ घोर अत्याचार और अन्याय करने का काम किया और ऐसे में एक बहुत बड़े पद को त्याग करके किसानों के साथ खड़े हुए। मैं मानता हूं कि अवश्य पंजाब का किसान, मजदूर और गरीब शिरोमणि अकाली दल को अपना आशीर्वाद देने का काम करेगा और पंजाब में दोबारा से फिर शिरोमणि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल की सरकार बनेगी और सुखविंदर बादल या प्रकाश सिंह बादल जो भी हुए हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। इसके अलावा जो 5-4 स्टेट की और बात यदि मैं करता हूं तो देखिए, किस मुंह से अपने ठाकुर जी कहते हैं वीरेंद्र जी कि 500 के 500 स्टेट जो है ना आप लेने जा रहे हैं। पंजाब का तो ख्वाब ही इनको छोड़ देना चाहिए जब इनके इतने सीनियर लीडर ये कहते हैं कि हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा, हम कुछ अच्छा करने का काम करेंगे। लीडर ये कहते हैं और हमारे प्रवक्ता महोदय जिस प्रकार से दावा ठोकते हैं कि हम पंजाब को भी लेने का काम करेंगे, तो इनके पंजाब के इस दावे के बाद जो है ना मेरा विचार यहां बोलता है कि जैसे इनका पंजाब का दावा है, बाकी 4 स्टेट में भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार का दावा इनका सिद्ध होने जा रहा है। मैं मानता हूं कि नहीं ठीक है विजेंद्र जी, इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा जो कि पार्टियां तो अपने अपने जीत के दावे यहां पे जरूर करेंगे, लेकिन अब 10 तारीख का इंतजार हम लोग को करना होगा और देखते हैं कि भाई जनता का मूड क्या है। चंदेलिया जी का मैं रुख करता हूं। चंदेलिया जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। चंदेलिया जी, कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं इन 5 राज्यों में?
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में जो विकास कराए हैं और जो कांग्रेस प्रशासित जो राज्य हैं, आप देख सकते हैं कि मोदी जी की सरकार में जिस प्रकार बदहाली और बेरोजगारी के जो एक आयाम स्थापित हुए हैं और जो लोग 25,000 ये एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं और इनके ही केंद्र के मंत्री उन्होंने राज्यसभा लोकसभा में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि 25,000 बेरोजगारी युवाओं ने आत्महत्या की है, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े की हम बात करते हैं, उससे अलग हम अगर आंकड़े की बात करते हैं तो लाखों युवाओं ने आत्महत्या की है। तो बड़े बदतर हालात हैं देश के। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। कोरोना काल में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर भयावह हालात बने, देश के अंदर बिना दवाइयों के, बिना ऑक्सीजन के लोग मारे गए, और जिस प्रकार घोटाले पे घोटाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो रहे हैं, 22,000 करोड़ का घोटाला अभी आपने देखा कि शिपिंग कॉर्पोरेशन कंपनी ने यहां पर किया, और जो भी घोटाला करता है वो गुजरात मॉडल के लोग हैं, गुजरात से ही संबंध होता है उनका, नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही काफी जो ऐसे लोग हैं उनका कहीं ना कहीं ताल्लुकात इस सरकार से होता है। तो घोटालों की सरकार ये बन चुकी है। और सुशासन की हम बात करें, सुशासन कहीं दिखता नहीं है। मूलभूत समस्याएं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनको भी ये लोगों को नहीं दे पाई। तो ये तो हमारे यहीं आपने देखो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और महिलाओं को 40% जो आरक्षण उन्होंने दिया, टिकटें दी, एक साहसिक कदम कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका जी ने यहाँ पर उठाया। और जो मेहनत प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में की, राहुल गांधी जी ने पूरे देश में की, और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, इवन देन हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी या किरण चौधरी या दीपेंद्र हुडा जी, हुडा साहब, वीरेंद्र राठौड़ जी, या हमारे एससी डिपार्टमेंट के राजेश लिलोटिया जी, तमाम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पांचों राज्यों के चुनाव में देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक सिपाही की तरह लड़ रहा है और जमीन के मुद्दे यहां पर उठाए हैं। चाहे वो हाथरस की बात हो, उत्पीड़न की बात हो, दलित उत्पीड़न की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो बेरोजगार की बात हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे वो सुशासन की बात हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो, चाहे वो चीन की बात हो, चाहे वो राफेल की बात हो, चाहे वो डूबती हुई जीडीपी की बात हो, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। सबसे बड़ा जो मुद्दा वो बेरोजगारी का मुद्दा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो पांचों राज्यों में मैं कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर 44 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने बड़ी ठीक है, लेकिन उससे कनेक्शन कितना हुआ है इन पांचों राज्यों में जनता का, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए आप। देखिए, जितेंद्र बाबू ने क्या क्या बोला, उनकी आवाज तो आ नहीं रही, जैसे इनकी आवाज मुझे नहीं सुनी। इनको रोक दीजिए, अब ये बीच में खलल डालेंगे तो फिर मेरे बोलने। चंदेलिया जी अब सुनिए, चंदेलिया जी आप सुनिए, बोल रहे थे, चंदेलिया जी आप सुन लीजिए, अब सुनिए। हाँ वीरेंद्र जी, जिस तरह चंदेलिया जी की आवाज मेरे तक, ये फिर बोल रहे बीच में, भाई इनको रोक सकते हैं तो रोक दीजिए। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इस चर्चा में चंदेलिया जी की आवाज किसी तकनीकी खराबी में उलझकर न मेरे तक पहुंची न लोकदल के प्रवक्ता, ये फिर बोल रहे हैं बीच में, क्या हो रहा है इनको? एंकर महोदय कृपा करें, मेरी रक्षा करें आप इनसे। ठीक है वीरेंद्र जी, अपनी बात रखें। वैसे चंदेलिया जी की आवाज मुझ तक भी नहीं आ रही है, बोलेंगे तो मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है, शायद आप तक पहुंच रही है, वो आवाज मैं भी नहीं सुन पा रहा हूं। ठीक है, अपनी बात रखें। एक छोटी सी बात मैं केवल ये कह रहा हूं कि मैं ये लगातार बोल रहे थे, मैंने एक वाक्य बीच में नहीं बोला। इनसे कहिए मौन रहकर सुन लें कृपा करके। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे टेक्निकल खराबी के चलते जितेंद्र चंदेलिया जी की आवाज मुझ तक, लोकदल के प्रवक्ता तक और शायद आप तक भी ठीक से नहीं पहुंच रही, कांग्रेस की कंफ्यूज्ड लीडरशिप की बात जनता तक नहीं पहुंच पा रही। कांग्रेस की लीडरशिप जितने नकारात्मक हो गई है इस चुनाव में, उसका परिणाम ये होने वाला है जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा है कि कांग्रेस का बंटाधार करने के लिए, कांग्रेस का बेड़ा बिठाने के लिए, कांग्रेस की नैया को डुबोने के लिए बहना और भैया दोनों काफी हैं। जिस तरह की कंफ्यूजिंग और देश विरोधी बातें ये लोग कर रहे हैं, कांग्रेस का बेड़ा तो उसी में से डूब जाएगा। और अभी तर भी कहीं नहीं रहा। ये भी एक प्रश्न है
कि ये कहीं तैरते दिखाई दे रहे हैं क्या? चंदेलिया जी अपनी बारी में बोल लेना, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। इन 5 राज्यों में अरे चंदेलिया जी देखिए भाई, आप देखिए सुनते नहीं है, ये समस्या बहुत है चंदेलिया जी। देखिए आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, लेकिन सुना ना वीरेंद्र जी ने आपकी बात को। आप भी धैर्यपूर्वक सुनिए, मैं आपको समय दूंगा, आराम से जवाब दीजिएगा। ऐसे सिर्फ डिस्टर्बेंस होता है, कुछ हासिल नहीं होगा। वीरेंद्र जी कंप्लीट करें। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की नैया केवल पंजाब में तर रही थी पिछली टर्म में, आउटगोइंग टर्म में, और वहां इनकी नैया का जो खिवैया था जिसका नाम कैप्टन अमरेंद्र सिंह था, उस व्यक्ति को इन्होंने एन चुनाव के मुहाने पर आकर के धकिया दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। उसके बाद लीडरशिप को लेकर के जिस तरह की जूतम पेजार पंजाब में, जो कि इनका एकमात्र राज्य था, जो इनकी उम्मीद थी, उस राज्य में जिस तरह की जूतम पेजार चन्नी और सिद्धू के बीच में सारे देश ने, दुनिया ने देखी है, उससे साफ है कि पंजाब में जो इनकी नैया हिचकोले मार के थोड़ी बहुत सरक रही थी, वो भी पक्के तौर पर डूबने जा रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं दोहराना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव केंद्र सरकार की दमदार परफॉर्मेंस के दम पर, और इन राज्यों में जहां पर हमारी सरकार थी, 4 राज्यों में, हम अपनी परफॉर्मेंस के दम पर जनता का जनादेश मांगने जा रहे हैं, और हमको निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद पहले से ज्यादा, पहले से प्रबल मिलेगा, क्योंकि हम अपने किए हुए श्रेष्ठ कामों के दम पर जनता का आशीष मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में जो दमदार सुधार आया है, उसके गीत हमारे घनघोर विरोधी भी गाते हैं। वहां पर बिजली की व्यवस्था में जो चमत्कारिक सुधार आया है, हमारे विरोधी भी उस रोशनी से रोशन है, वो भी उसके गुणगान करते हुए देखे जा सकते हैं। हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा सब जगह परफॉर्म किया है साहब। हमने राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म किया है। हमारी परफॉर्मेंस इन 5 राज्यों में जीतेगी। लेकिन वीरेंद्र जी, लेकिन पंजाब का स्पेसिफिकली यहाँ पे जिक्र इसलिए भी हुआ, विजेंद्र रेड्डू जी ने भी ये बात कही कि भाई पंजाब में तो आपके जो नेता हैं वो खुद कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, जीत का दावा तो वहां पर वो लोग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ जीत का दावा कर रहे हैं। इसका आधार क्या है, थोड़ा समझाएं विजेंद्र जी को। मैं उत्तर देता हूं। देखिए, पंजाब का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश की तरह आमने सामने का तो है नहीं। उत्तर प्रदेश की तरह सीधा सपाट चुनाव नहीं है, ये सब के सब जानते हैं। पंजाब का चुनाव बहुकोणीय है, और उस बहुकोणीय चुनाव में हमारे सामने कौन खड़े हैं? बिखरी हुई कांग्रेस, हताश लीडरशिप के नेतृत्व में आई बाई ऊल जुलूल बोलने वाली कांग्रेस, अकालियों का जो गठजोड़ कह लीजिए, उनकी स्थिति आपको मालूम है, उनकी क्रेडिबिलिटी वो शून्य को छुई हुई है। और एक जो दिल्ली वाले पंजाब में पहुंचे हैं, उन्होंने तो चमत्कार ही कर दिया। वे नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए पंजाब की कमान ऐसे व्यक्ति को देने का ऐलान करके घूम रहे हैं जिसके नशे की लत के बारे में, जिसके नशे के स्वभाव के बारे में खूब सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है। तो पंजाब की जनता इन लोगों को, जो कि स्वयं हताश हैं, बिखरे हुए हैं, नकारे हुए हैं, उनको चुनेगी कि डबल। चलिए ठीक है, मुझे लगता है अब आपने विजेंद्र जी की बात का जवाब दिया, मैं उससे भी जवाब लूंगा। डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए पंजाब वोट करने जा रहा है, और हम इसलिए आश्वस्त हैं कि इस सारी लड़ाई में पॉजिटिव। अब मैं राजेंद्र जादौन जी को भी चर्चा में शामिल करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी आकलन समझता हूं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। राजेंद्र जी, देखिए, यहां पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रवक्ता बैठे हैं सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते राजेंद्र जादौन जी, आप ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और स्पेसिफिकली 2 राज्यों का मैं चर्चा यहां पे जरूर करूंगा, क्योंकि देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा से भी सटे हुए, एक तरफ पंजाब, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, आपका आकलन क्या कहता है? क्योंकि दावे तो यहां पर हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या स्थिति इस समय नजर आ रही है?
देखिए 5 राज्यों के चुनाव में अलग अलग समीकरण है। उत्तर प्रदेश में तो जो है जाति समीकरण पूरी तरह से हावी हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो है इन समीकरणों की बड़ी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहां सरकार के कामकाज से ज्यादा जो दूसरे मुद्दे प्रभावी हो गए हैं, जैसे किसान आंदोलन का मुद्दा, कृषि कानूनों का मुद्दा, और उनके आधार पर जो है ये गठजोड़, जो जातीय गठजोड़ हुए हैं, उसके कारण जो है चुनाव परिणाम अलग तरीके से आने की संभावना है। लेकिन पंजाब में बहुत अलग तरह का है। पंजाब में तो सरकारों की परफॉर्मेंस का आकलन होता रहा है, मुझे लगा है। पिछला जो चुनाव 2017 का था, तो वहां अकाली दल की सरकार का जो कामकाज था और जो समस्याएं थी, वहां धार्मिक मुद्दे भी थे और बेअदबी का मुद्दा और तमाम जो है उस तरह का जो प्रदर्शन और सिख आंदोलनकारियों पर फायरिंग, वो इस तरह के जो मुद्दे थे तमाम, सब ड्रग की समस्या, तो वहां सरकार के कामकाज की समीक्षा थी देखा जाए तो पंजाब में। तो पंजाब में जो जनता के मुद्दे हैं उन पर चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का चुनाव है कि जहां जाति समीकरण भी बने हुए हैं, कुछ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे भी जुड़ गए उसके साथ। तो उस तरह से शुद्ध ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जातीयता ज्यादा हावी हो गई इस चुनाव पर। लेकिन जादव जी, चूंकि अब आपने समीकरण की बात की तो ये समीकरण मुझे थोड़ा समझाएं, क्योंकि ये जो एमवाई फैक्टर समाजवादी पार्टी के साथ ऑलवेज जुड़ा रहा, उसमें ऐड क्या हुआ है? क्योंकि जयंत चौधरी भी इससे पहले भी उनके साथ 19 में लड़ चुके चुनाव लोकसभा का, और उस समय तो जो अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन था बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ दिया, उसके बाद भी कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। सिर्फ किसान आंदोलन की वजह से आपको लग रहा है कि इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा कि 325 सीटें 403 में से जीतने वाली पार्टी इस बार हाशिए पर चली जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? जादौन जी, मैं उत्तर देना चाहता हूं जादौन साहब को। चलिए, जादौन जी तक शायद लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं उत्तर देना चाहता हूं। नहीं, अब मैं आऊंगा आपके पास सर, लेकिन मैं उससे पहले विजेंद्र रेड्डी जी का एक रिएक्शन है। तो विजेंद्र जी, चूंकि आपने ये कहा कि ये पंजाब का ख्वाब देखना छोड़ दें, लेकिन यहां पर देखिए वीरेंद्र जी ने समझा दिया, क्योंकि वहां पर कोई सीधी फाइट में तो है नहीं, और इसलिए वहां पर जो इस समय की परिस्थितियां उसके हिसाब से आकलन यह है कि उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा और बहुत संभव है कि वो सरकार भी बनाए। बिल्कुल सही बात है। मैं वीरेंद्र जी की जो शब्दावली है उसका बड़ा इनको मैं कहूँ शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बड़ी अच्छी शब्दावलियों का इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने क्या बड़ी ताकत, शिद्दत और ग्रेट परफॉर्मेंस के आधार पर हम वहां पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ताकत तो लगाएगी क्योंकि सरकार है, केंद्र में सरकार बैठी है, हर प्रकार की ताकत का प्रयोग, चाहे इलाहाबाद का इलेक्शन था वहां भी इन्होंने बहुत ज्यादा ताकत का प्रयोग किया था और अब भी बहुत ज्यादा ताकत का भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयोग करती है। लेकिन जहां तक शिद्दत में मुझे कहीं ना कहीं बेईमानी लगती है कि शिद्दत का प्रयोग बहुत कम ये लोग करते हैं। शिद्दत का मैं जहां तक मतलब समझता हूं, ईमानदारी से इलेक्शन लड़ना, ईमानदारी से चुनाव का प्रचार करना, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चलिए रेडू साहब, मुझे लग रहा है कि कुछ तकनीकी समस्या है आपके साथ भी है, आपकी आवाज भी मुझ तक नहीं आ रही है। मैं चंदेलिया जी का रुख कर लेता हूं। चंदेलिया जी, दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से यह है क्योंकि 32 साल से आप लोग वहां सत्ता से बाहर हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, कैंपेन जरूर चलाया वहां पर, लेकिन वहां पर एक समाजवादी पार्टी के तौर पर भी एक मजबूत विपक्ष है जिसके ऑप्शन के तौर पर लोग वहां पर देख रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं तो एक ऑप्शन है। पंजाब में आपके कांग्रेस के अंदर किस तरह से गुटबाजी या खेमेबाजी या फिर चन्नी और सिद्धू की लड़ाई, इसका जिसका जिक्र अभी यहां पर वीरेंद्र जी ने भी किया, दोनों ही परिस्थितियों में आपको कैसे लगता है कि कांग्रेस जो है वो अपनी जीत को सुनिश्चित करेगी इन स्टेट के अंदर? चंदेलिया, देखिए कांग्रेस पार्टी का जो है ना वहां पर जिस प्रकार से आज के हालात, हालांकि इन्होंने रणजीत चन्नी को वहां की कमान देने का काम किया, नवजोत सिद्धू को नई कमान देने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से आज की घड़ी में नवजोत सिद्धू और चाहे रणजीत चन्नी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके बीच में भी किस प्रकार दूरियां, मैं तो बड़ा हैरान हुआ एक दिन नवजोत सिद्धू की बेटी की एक स्टेटमेंट मैंने देखा, उनके मुख से ये शब्द निकले हुए थे कि रणजीत चन्नी तो मेरे पापा के सामने कहीं टिकते भी नहीं है। तो बेशक वो बेटी है, नादान होगी, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की बात बच्चों के मुख पर आती है और परिवार का दर्पण होते हैं बच्चे, इनमें आज भी छूट है। कांग्रेस जहां केंद्र लेवल पर खत्म है वही पंजाब में भी पूर्ण रूप से खत्म है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीरेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो इनके मुखिया थे किस प्रकार से उनको इन्होंने एकदम ठोकर मार करके बाहर निकालने का काम किया।
और किस प्रकार से आप पार्टी ने भगवत मान जो स्टेटस इन्होंने बता दिया, आप सब ने सुन लिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए ये सवाल तो वैसे मैं चंदेलिया जी से पूछ रहा था, लेकिन चंदेलिया जी तक शायद मेरी आवाज नहीं गई। लेकिन रेणु साहब, आपने ये कहा क्योंकि किसान को आप एक फैक्टर मान के चल रहे हैं ना, तो किसान अगर वहां पर एक बड़ा फैक्टर है, तो वो जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर जो लोग शामिल थे, उन्होंने तो बाकायदा अपनी पार्टी बना ली वहां पर। तो अगर किसान नाराज होगा इनसे, तो उनके पास तो एक ऑप्शन वहां पर ये होगा, अकाली जिनका आप समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ क्यों जुड़ेगी पंजाब की जनता? हाँ नहीं, देखिए, जो आपने राज्यपाल के नेतृत्व में संयुक्त समाज मोर्चा का गठन हुआ है, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज खुद चंदौली के लोग छोड़ करके चंदौली को अपना मतलब उन्होंने किसान क्यों नहीं है, यही तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ रेणु जी भाई। ये तो वो चेहरे हैं ना जो हम लोग को पूरे 13 महीने तक दिखे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के तौर पर, जो कि किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे, जिनकी आप लोग हामी भरते थे यहाँ पर बैठकर। आज आप कह रहे हैं कि उनका पंजाब में कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कैसे? हाँ नहीं सुखेंदु जी, देखिए, सामाजिक कार्य और राजनीतिक पार्टियां बिल्कुल डिफरेंट है। आपको याद होगा, एक बार सुनील जाखड़ जी कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान दिया था कि हमने किसानों को मदद करके बॉर्डर पर भेजने का काम किया और हमारी वजह से वो किसान वहां पर बैठे। मैं कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि वो दोबारा से बिठा करके दिखा दे। वो किसानों का जुनून था, किसान अपने चलिए, मतलब आपका कहना है कि किसान की लड़ाई लड़ सकते हैं आप मोर्चे के तौर पर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी? उसके लिए तो पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए ना। चंदेलिया जी, अब मैं चंदेलिया जी, ठीक है, मैं चंदेलिया जी से रिएक्शन। चंदेलिया जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आयुष, मेरे को सुन पा रहे हैं आप? जी जी, चंदेलिया जी, आपकी आवाज आ रही है। चंदेलिया जी, उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या बदला कि 32 साल का सूखा आपका समाप्त होने वाला है वहां पर, और पंजाब के अंदर चूंकि आप चरणजीत सिंह चन्नी और उसके अलावा सिद्धू को लेकर के जो खटपट है वो तो रोजाना हम लोग देखते हैं, वहां पर भी अपनी जीत को लेकर कैसे आश्वस्त हैं दोनों ही प्रदेश के अंदर? देखिए आयुष, आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी जी की सरकार है, भाजपा शासित प्रदेश है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले मैं भाजपा शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की 5 राज्यों में चुनाव है तो बड़ा सूबा है देश का, तो उसकी मैं बात करता हूं। आपने देखा कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार गंगा में, यमुना में लाशें तैरती नजर आई और बिना दवाइयों के, बिना ऑक्सीजन के लोग मारे गए। आगरा के अंदर मैं प्रभारी था चुनाव में 89 विधानसभा के अंदर, मैंने वहां पर राजनीति से अलग हटकर लोगों से बात की, क्योंकि यमुना नदी हमारी आगरा से होकर निकलती है, ताजमहल के नजदीक से बहती है। तो वहां पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर लोगों को शव जलाने के लिए लाइनें लगानी पड़ी। यहाँ पर ऑक्सीजन और दवाइयों के बिना 22 मौतें हुई हैं हॉस्पिटलों में। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के हालात बने, देश के अंदर, पूरे देश में जो हालात बने, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार दलित उत्पीड़न, जिस प्रकार हाथरस के अंदर धर्म और संस्कृति की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग 2:30 बजे 2:30 पर रात को पेट्रोल डालकर सबको जलाते हैं। जिस प्रकार अरुण वाल्मीकि को आगरा के अंदर कस्टडी में मार दिया जाता है, उन्नाव की घटना होती है, इनके मंत्री कुलदीप सेंगर जैसे लोग, टैनी जो इनके गृह राज्य मंत्री है भारत सरकार के अंदर, वो किसानों की छाती पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। ये सब तो ठीक है, ये तो मुद्दे हैं चंदेलिया जी, ये तो मुद्दे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि वहां पर तो समाजवादी पार्टी के ऑप्शन के तौर पर है ना, और साथ में जयंत चौधरी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां पर तो एक मजबूत उनके पास ऑप्शन है। वो 32 साल का सूखा कांग्रेस का कैसे समाप्त हो रहा है प्रदेश के अंदर? जिस प्रकार प्रियंका गांधी जी ने मेहनत की है, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने मेहनत की है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, आपने देखा कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाते हुए सशक्तिकरण महिलाओं का करने के लिए 40% टिकटें महिलाओं को दी गई, और जिस प्रकार महिलाओं का जुड़ाव, जिस प्रकार किसान मजदूर का जुड़ाव, जिस प्रकार दलित कम्युनिटी, माइनॉरिटी, हर क्षेत्र, हर धर्म, हर जाति के व्यक्ति का जुड़ाव कांग्रेस के साथ रहा, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। मैंने लोगों को, मैं आगरा में रहा, वहां पर मैंने लोगों ठीक है चंदेलिया जी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अगर ये होता तो 32 साल में आप तो ये मुद्दे बेरोजगारी हर बार उठाते थे, जो मौजूदा सरकार है उसके कुशासन को आपने हमेशा एड्रेस किया, लेकिन 32 साल से आप लोग वहां पर बाहर हैं सत्ता से। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन। ठीक है चंदेलिया जी, देखिए मेरे सवाल का जवाब स्पेसिफिक मैं सोच रहा था, 32 साल में ऐसा बदला क्या? क्योंकि ये मुद्दे तो आप लोग हर बार हर विधानसभा में उठाते हैं, लेकिन वहां पे कभी बहुजन समाज पार्टी आती, कभी समाजवादी पार्टी आती है, कभी भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। कांग्रेस 32 साल से नहीं बैक कर पा रही वहां पर। वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। मुझे बोलने का अवसर दे दीजिए, इनको रोक दीजिए, इन्होंने बहुत बोल दिया, आपको रोकेंगे नहीं तो मैं बात शुरू नहीं करूंगा। प्रवक्ता को नहीं सुन पाया था, तो मैं इनको रोक दें कृपा करके।
आप इनको कृपा करके रोक दीजिए ताकि मैं अपनी बात शुरू करूं। बताना चाहता हूं, प्रियंका इनको रोक दीजिए अब तो। नेतृत्व उत्तर प्रदेश में मिला। ठीक है। अरे प्रभारी 19 में भी थी भाई चंदेलिया जी, ठीक है, प्रभारी 19 में भी थी, महासचिव बनाया गया था, प्रभारी भी थी, वो क्या हुआ वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है चंदेलिया जी, अब देखिए थोड़ा सा समय कम है मेरे पास। ठीक है वीरेंद्र जी से जवाब लेते हैं। वीरेंद्र जी की बात हो कहीं भी, ठीक है, अरे ठीक है भाई, टेनी जी की बात हो, सबकी बात हो, सबकी बात को आप भी उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी उठा रही है, लेकिन सवाल यही है ना कि वो कैसे हो जाएगा। ठीक है अब सर, ठीक है अब ठीक है, हो गया सर ठीक है, चलिए अब वीरेंद्र जी की बात को सुन ले। ठीक है, एक सेकंड वीरेंद्र जी। देखिए कोई भी इनको रोकने शायद आपके पास कोई हथियार नहीं, मैं नहीं बोलूंगा ऐसे। इसलिए लोगों का विश्वास है। ठीक है चंदेलिया जी, अब विश्वास कितना है वो तो हम लोग 10 तारीख को देख लेंगे ना। ठीक है वीरेंद्र जी। देखिए, एक बात तो पंजाब के बारे में सबको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में जो सरकार विरोधी, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोट या एक तबका खड़ा हुआ था, जो सब कुछ समझते हुए भी जिद करके केवल सरकार के खिलाफ बोल रहा था, उन्होंने हमारे खिलाफ जो ऊर्जा जनरेट की, उस ऊर्जा, उस वोट बैंक के दावेदार जितेंद्र चंदेलिया भी हैं, उसके दावेदार रेड्डू साहब भी हैं, उसके दावेदार चढ़ुन्नी भी हैं, राज्यपाल भी हैं। निश्चित तौर पर वो नकारात्मक ऊर्जा बंटने वाली है और पंजाब में हम सकारात्मकता के दम पर डबल इंजन की सरकार देने जा रहे हैं। उसके स्पष्ट कारण मौजूद हैं। पंजाब की जनता लॉजिकली डबल इंजन की सरकार के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। मुझे राजेंद्र जादौन जी अक्सर बहुत बढ़िया विश्लेषण करते हैं, तर्कपूर्ण, वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे तो पुराने साथी सहकर्मी हैं, हम लोगों ने इकट्ठे पत्रकारिता की है, परंतु आज मुझे इनकी बात कुछ अजीब लगी। पंजाब में तो परफॉर्मेंस पर आकलन होगा और उत्तर प्रदेश में जाति पर होगा। जादौन साहब, उत्तर प्रदेश का पिछला चुनाव जाति तब भी वही थी, जातिवाद तब भी वही था, जातियां तब भी वही थी, और उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में बुआ के साथ बबुआ था, बबुआ के साथ अजीत सिंह थे, सब तो मिलकर लड़ रहे थे ना पिछला चुनाव। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। ना चंदेलिया जी की जो नेत्री हैं उनकी सुनी, ना राहुल गांधी की सुनी, ना मुलायम की सुनी, ना अखिलेश की सुनी। अब पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था की स्थिति में धांसू परिवर्तन किया। विरोधी भी उसके बारे में कह रहे हैं कि ओह बाबा जी ने, महाराज जी ने मौज कर दी, बिजली, सड़क सब बेहतर हुए हैं। जब हमने परफॉर्म नहीं किया था, हम केवल चुनाव लड़ रहे थे घोषणा पत्र के साथ, तब हमको जो समर्थन मिला था, अब तो हम परफॉर्मेंस का कार्ड लेकर जा रहे हैं, और वो कार्ड भी हमारे दिखाने से पहले लोग बोलने लगते हैं। लोग महाराज जी के साथ, आदित्यनाथ जी के साथ खड़े हैं, वो कली उन तबकों के लोग भी खड़े हैं जो साधारणतः जिनके बारे में कहते हैं कि ये तो भाजपा को वोट देते नहीं। योगी आदित्यनाथ जी 17 में मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे। हमारे पास परफॉर्म करने वाला दमदार चेहरा उत्तर प्रदेश में है। उसकी 5 साल की, मैं राजेंद्र जादौन जी से इसका जवाब देता हूं। राजेंद्र जादौन, पूरा करने दीजिए, कृपा करके मुझे पूरा करने दीजिए। उत्तर प्रदेश में कृपा करके 1 मिनट दे दीजिए, जल्दी से कंप्लीट करें, समय नहीं मेरे पास, जल्दी कंप्लीट। उत्तर प्रदेश में 17 का चुनाव जब लड़े थे, योगी आदित्यनाथ का दमदार चेहरा नहीं था, परफॉर्मेंस नहीं थी, राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। 370, रुक जाओ जितेंद्र चंदेलिया, बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो। अब तो समय आ गया वीरेंद्र चौहान जी, अब तो 10 तारीख को सब जनता फैसला कर देगी। 2 फेज हो भी गए उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरी करने दीजिए, मेरी बात पूरी करने का मेरा अधिकार है भैया। जितेंद्र चंदेलिया सुन लो जितेंद्र चंदेलिया, हम तो परफॉर्मेंस के साथ जा रहे हैं, राम के भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करके जा रहे हैं, हम काशी के कॉरिडोर के साथ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं,
वो देवी देवताओं की फिल्में आती है ना, चलिए अब मेरे पास समय नहीं, आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, वोटिंग भी हो रही है, कुछ राज्यों में हो चुकी हैं, लेकिन सवाल इसी बात का है कि इस बार 5 राज्यों में जनता आखिर किसको सत्ता तक पहुंचाती है। 10 मार्च का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।